हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चक्रवात और प्रतिचक्रवात के विषय में समझा था कि ये क्या होते हैं, और हमने बात किया था कि चक्रवात यानी साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन्स। आज की इस क्लास में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में जानेंगे। इस क्लास का जो पूरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हैं, कहाँ बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार की इनकी क्रियाविधि है, कैसे वर्षा होती है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जानने हैं उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते किनको हैं, ये पृथ्वी पर कहाँ जन्म लेते हैं, यही पहले क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो हम अगर ग्लोब को ड्रा कर लें इस तरह से, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में आपके लेटीट्यूड हैं, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं यानी विषुवत व्रत। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन वह साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में जन्म लेते हैं। तो आपको ये समझना है ट्रॉपिकल एरिया होता कौन सा है। देखिए, सूर्य जो होता है वो मैक्सिमम कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा यानी कर्क और मकर के बीच में एक साल में गति करता है, जिसको हम पीछे सीखे थे। और इसी के अनुसार जो है इसी एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो यही जो है उष्ण एरिया है, इसी को उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन कुछ फिजिकल कंडीशंस की वजह से जो क्षेत्र है गर्म वो 30 डिग्री तक होता है, यानी 30 डिग्री जो लेटीट्यूड है अक्षांश है। तो ये लाइन जो है कर्क रेखा के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री साउथ, इतना एरिया ऐसा है जो वर्ष भर सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। ये एरिया पूरा वर्ष सर्वाधिक गर्म एरिया होता है। इसी को उष्ण कटिबंधीय बेल्ट कहा जाता है। तो इस बेल्ट में अगर कोई चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब देखिए, ये बेल्ट जो है वो दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी और दक्षिणी। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात उत्पन्न होगा इस क्षेत्र में, तो हमने आपको बताया था कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं उसमें पवनें, यानी वो इस तरीके से घूमेगा। और अगर इसी बेल्ट में कोई दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरीके से उसमें पवनें जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो अगर कोई चक्रवात 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है तो उस चक्रवात को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाएगा, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्ण एरिया में उत्पन्न हुआ है। अब इसमें भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे चक्रवात नहीं बन सकता है। तो वो एरिया कौन सा है? देखो, विषुवत व्रत जो होता है उसके ऊपर 5 डिग्री तक, ये 5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है, और दक्षिण गोलार्ध में 5 डिग्री साउथ की लाइन है। इसके बीच में डोल्ड्रम होता है, यानी कि शांत क्षेत्र होता है। इस एरिया में कोरियालिस बल नहीं होता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में कोरियालिस फोर्स जो है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। तो इस विषुवत रेखा पे कोरियालिस फोर्स 0 होता है। और चक्रवात बनने के लिए अभी जब हम दशाएं देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में चक्रवात बनते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि कोरियालिस फोर्स का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोरियालिस फोर्स नहीं होगा तो पवनें चक्री क्रम में नहीं घूम सकती, यानी वो अपनी दिशा से मुड़ेंगी नहीं तो वो चक्री रूप से यानी सर्किल के रूप में नहीं घूम सकती। और जब तक कि पवनें सर्किल के रूप में घूमेंगी नहीं तो फिर चक्रवात नहीं बन सकता है। तो ये जो एरिया होता है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के
5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इस एरिया में कोरियालिस फोर्स ना होने की वजह से पवनें चक्रीय क्रम में नहीं घूम सकती हैं, इसलिए इस एरिया में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ये प्रश्न बनता है। तो ये एरिया डोल्ड्रम क्षेत्र होता है। इसमें जो है इस क्षेत्र में या कहाँ से कहाँ तक 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक इस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनते। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि विषुवत वृत्त के आसपास चक्रवात क्यों नहीं बनते। तो क्यों नहीं बनते हैं? कोरियालिस फोर्स न होने के कारण, कोरियालिस बल न होने के कारण, क्योंकि कारण भी आपको पता होना चाहिए और डिटेल में बताएंगे कि कोरियालिस फोर्स न होने के कारण जो है पवनें चक्रीय क्रम में नहीं घूम पाती, इसीलिए चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। बाकी ये जो चक्रवात बने ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी और ये भी हैं। दोनों ही गोलार्ध में हमने इसलिए आपको अलग अलग बताया है क्योंकि दोनों ही गोलार्ध में चक्रवात के पवनों के घूमने की दिशा अलग अलग होगी। उत्तरी गोलार्ध में देखो बीच से गोलार्ध ऊपर का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। और ये क्लॉकवाइज हिंदी में लिखेंगे घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है घूमता है। एक चीज़ और भी आपको जाननी है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ ये अपने स्थान से भी आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो बढ़ने की दिशा होती है वो इधर होती है, इस तरीके से ये चक्रवात बढ़ते हैं पूरब से पश्चिम और उत्तर की तरफ मुड़ते जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो आप एक पॉइंट नोट कर लें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन घूमने के साथ, यानी घूमते तो हैं ही, साथ साथ किस दिशा से बढ़ते हैं? पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चलते हैं। एवं एक चीज़ और जाननी है, उत्तर की तरफ मुड़ते हैं, उत्तर की तरफ मुड़ते जाते हैं, मुड़ते हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि पश्चिम उत्तर चलते हैं। जब मुड़ेंगे तो दिशा इनकी पश्चिम उत्तर हो जाएगी, उत्तर चलते हैं। यानी कि अगर ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, इस तरीके से आप मान लीजिए कि ये इंडिया है, अगर ये चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न हुआ है इस तरीके से, तो ये पूरब से पश्चिम और उत्तर की तरफ बढ़ेगा, यानी इसकी दिशा बढ़ने की ये होगी, इस दिशा में ये चलेगा। तो इंडिया के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश में इत्यादि में जाके टकराएगा। और कभी कभी चक्रवात बहुत शक्तिशाली होता है तो ये उत्तर की तरफ मुड़ते मुड़ते ये इधर की तरफ बिल्कुल मुड़ जाता है और यहाँ म्यांमार तक पहुँच जाता है। तो बहुत से बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात म्यांमार में भी टकराते हैं जा कर के। तो इसको हम आगे अभी और डिटेल में समझेंगे। पहले आप समझें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो अब यहाँ पर आपने इसको देख लिया कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में उत्पन्न होते हैं और इसमें 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का एरिया ऐसा होता है जिसमें चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। दोनों ही गोलार्धों में इनके घूमने की दिशा अलग अलग होती है, बाकी सारी क्रियाविधि एक जैसी है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब इसी के साथ में हम दूसरा भी आपको बता दें कि आपका जो टेम्परेट है वो चक्रवात कहाँ बनता है। तो अगली लाइन यहाँ पर होती है आपकी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, जो अक्षांश है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और इधर भी जो है आपका बनेगा 60 से 65 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो एरिया बनता है ये एरिया टेम्परेट क्षेत्र कहलाता है, यानी उपोष्ण है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है।
यहाँ भी चक्रवात बनते हैं, तो ये टेम्परेट चक्रवात यहाँ बनेंगे आपके, टेम्परेट साइक्लोन, और इधर भी यहाँ पर जो है टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। इनके विषय में हम अलग से क्लास करेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं। अब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के विषय में कि ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। देखिए, जलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, सागर में उत्पन्न होते हैं। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो महाद्वीप में उत्पन्न होते हैं और सागर की तरफ चलते हैं और सागर पे जाकर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल होते हैं वो सागर में उत्पन्न होते हैं और धरातल पे जब पहुंचते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। जस्ट विपरीत होता है। तो इसको आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, फिर हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की परिभाषा अगर से आपसे लिखनी हो या पूछी जाए तो क्या आपको बताना है, उसको पहले नोट डाउन करें, फिर हम देखें कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या क्रियाविधि है जिससे ये वर्षा करते हैं और चलते हैं, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, किस जगह पे और क्यों उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लोकेशन आपने समझ ली है। अब चलिए बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, कैसे आप बताओगे। तो 2 लाइन में अगर आप लिखें, इसकी परिभाषा को लिखेंगे तो देखिए, यह पवनों, देखिए है तो विंड से ही, पवनों का चक्रीय सिस्टम है, यानी गोल गोल पवनें घूमती हैं, चक्रीय तंत्र है जिसमें केंद्र में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर को हम एलपी लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा निम्न दाब। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, निम्न दाब, जिसमें केंद्र में निम्न दाब होता है। सेंटर में देखो चक्रीय है, इसका मतलब है कि इसमें कोई सेंटर है जिसमें निम्न दाब होता है। इस तरीके से एक जगह होती है जहाँ पे लो प्रेशर उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, लो प्रेशर उत्पन्न होगा तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। गर्मी की वजह से हवा ऊपर चली जाएगी, जिससे वहाँ दबाव कम हो जाएगा, तो एक केंद्र बनेगा जहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। तो ये पवनों का ऐसा चक्रीय तंत्र है जिसमें केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। और अब सिर्फ इतने से नहीं बात बनेगी, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्रमशः, यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए, क्रमशः बढ़ते हुए दाब के रिंग होते हैं। रिंग, या इसको आप समदाब रेखाएं कह सकते हैं, समदाब छल्ले होते हैं। और सबसे बाहर हाई प्रेशर, उच्च दाब होता है। इस चीज़ को आपने समझा कि इसके चारों तरफ क्रमशः बढ़ते हुए दाब के छल्ले होते हैं, यानी कि इसके बाहर हाई प्रेशर होता है, इस तरीके से रिंग्स होते हैं। इस तरीके से हाई प्रेशर के रिंग्स होते हैं, यानी यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, और ये क्रमशः बढ़ता हुआ है, हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। इसकी अपेक्षा तो यहाँ सर्वाधिक जो है हाई प्रेशर होगा बढ़ते हुए क्रम में। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रेशर 900, इस छल्ले में आपको हम 960 मिलीबार प्रेशर मान लेते हैं, तो बढ़ते हुए इसको 970 मिलीबार आप कह सकते हो, 980 मिलीबार, 990 मिलीबार, 1000 मिलीबार और 1010 मिलीबार। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में दाब होता है। सबसे कम दाब जो है वो केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ क्रमशः बढ़ते हुए दाब के रिंग्स होते हैं इस तरीके से। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बाहर से केंद्र की तरफ दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा। आपको विंड सिस्टम में पता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलने लगती है, तो इसमें उच्च दाब बाहर है, निम्न दाब बीच में है,
तो बाहर से अंदर की तरफ चारों तरफ से हवाएं मूवमेंट करना शुरू कर देंगी। इस तरीके से हवाएं जो हैं वो अंदर की तरफ निम्न दाब को भरने के लिए मूवमेंट करना शुरू कर देंगी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि केंद्र से बाहर अधिक हाई प्रेशर होने के कारण बाहर से केंद्र की तरफ तेज पवनें चलती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि किसी जगह पे लो प्रेशर उत्पन्न हुआ। अब लो प्रेशर उत्पन्न हुआ इसका मतलब वहाँ पे सन वर्टिकल है, सूरज वहाँ पे प्रकाश डाल रहा है। जैसे कि जून का महीना चल रहा है या मई जून का महीना चल रहा है, तो सन कहाँ है ग्लोब पे? इसमें इंडिया में है, कर्क रेखा के आसपास है। तो इसी क्षेत्र में गर्मी सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पे इसी क्षेत्र में कहीं पर लो प्रेशर उत्पन्न होगा और उसी लो प्रेशर के बाहर जो है वो हाई प्रेशर की सिचुएशन अगर बन जाती है तो केंद्र की तरफ पवनें चलने लगेंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये पवनें सीधी चलेंगी, सीधी पवनें चलेंगी कि नहीं? देखो, अगर ये चक्रवात उत्पन्न हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध का नियम होता है कि जब भी कोई विंड चलेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। यानी कि हवा जब उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो उसके घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में यही चीज़ होगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी पवन अपने दिशा से मुड़ती है। इसको हम विंड पवन वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताए हैं कि पवनें कैसे मुड़ती हैं, फेरल का नियम क्या है, कोरियलिस बल क्या होता है, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो जब ये पवनें चलेंगी तो सीधी न चल के ये घूमना शुरू हो जाएंगी, और इसको हम अगर उत्तरी गोलार्ध मान लें तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से पवनें इस लो प्रेशर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगेंगी। तो देखिए, कोरियलिस बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, कोरियलिस बल के कारण पवनें लो प्रेशर के चारों तरफ घूमने लगती हैं। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर दें कि अगर उत्तरी गोलार्ध में तो पवनों की घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, हिंदी में लिखेगा घड़ी के विपरीत दिशा में। और यही अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, घूमने लगती हैं। और घूमती हुई पवनें केंद्र के चारों तरफ ऊपर उठती हैं। तो इस तरीके से हवा ऊपर भी उठती जाती है। यही जो है चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार का होता है। इस तरीके से अंडाकार या गोलाकार आकृति का होता है, जिसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है। ये लो प्रेशर अभी हम बताएंगे कि कहाँ पे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किन जगहों पे। और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर की बेल्ट्स होती हैं गोल गोल इसी तरीके से, जो क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। सर्वाधिक हाई प्रेशर बाहरी छल्ले पर होता है। यहाँ से केंद्र की तरफ हवाएं मूव होती हैं और फेरल के नियम के अनुसार ये घूमने लगती हैं इसी लो प्रेशर के चारों तरफ, और घूमने के साथ साथ ऊपर भी उठती जाती हैं। इसी को चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। और ये कैसे होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी हम बताते हैं। ये आपने चक्रवात को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कब बनता है, क्या दशाएं होनी चाहिए चक्रवात बनने के लिए। इसको आप इस तरह लिख लीजिए, फिर हेडिंग डालिए आवश्यक दशाएं और उत्पत्ति, यानी कि हम साथ में समझेंगे कैसे ये बनता है और क्या इसके लिए सिचुएशंस होते हैं,
और किस तरीके से ये बनता है। इंडिया में जो चक्रवात आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं अधिकतर। कभी कभी दिल्ली के क्षेत्र में जो चक्रवात वर्षा आपको देखने को मिलती है वो टेम्परेट होती है, उसको भी हम वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, आवश्यक दशाएं यानी कैसे बनता है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब ये चक्रवात बनेगा। कंडीशंस, आवश्यक दशाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो टेम्परेचर है। और ये चक्रवात जो है वो जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, यानी कि सागर होना चाहिए और उस सागर या महासागर का तापमान जो है वो 26.5 से ज़्यादा होना चाहिए सेंटीग्रेड में, यानी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाना चाहिए। पानी जो है वो 50 मीटर गहराई तक गर्म हो जाना चाहिए, तभी इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो मानक जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाता है तापमान तो चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। आवश्यक दशाएं, तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। जलीय क्षेत्र यानी सागर या महासागर, सागर में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन कहाँ उत्पन्न होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ट्रॉपिकल वाले सागर में उत्पन्न होते हैं, टेम्परेट वाले महाद्वीप पे यानी कॉन्टिनेंट पे उत्पन्न होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं तो टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। तापमान जो है वो 26.5 यानी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। अधिक मानक जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो कि जब तापमान हो जाता है, यानी 26.5 से जैसे तापमान ऊपर बढ़ने लगता है दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे चक्रवात बन जाता है। अब चूँकि जल में उत्पन्न होता है तो जल में तापमान इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है और इतनी जल्दी कम भी नहीं पड़ता है। तो पानी को 50 मीटर गहराई तक गर्म होने के लिए बहुत सारा तापमान चाहिए, धूप चाहिए उसे। तो गर्मियों के महीने में ही बनेगा जा कर के ये सिचुएशन, और जहाँ पे सन जो है वो वर्टिकल पड़ रहा होगा वहीं उसी आसपास क्षेत्र में ये सिचुएशन बनने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। और साथ ही साथ में आप देख रहे हो कि इतना पानी गर्म होने के लिए अगर बहुत खुला क्षेत्र होगा, बहुत चौड़ा सागर होगा तो जल्दी नहीं बनेगी सिचुएशन। इसका मतलब है कि सकरा समुद्र अगर हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो इस तरह का कैरिबियन सागर यानी जो छोटे सकरे सागर हैं वहाँ पे जल्दी पानी गर्म हो सकता है, तो संभावना जल्दी बनती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सकरे, नैरो सकरे सागरों में संभावना अधिक रहती है, संभावना अधिक रहती है। अब कारण भी हमने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सकरा क्षेत्र है, पानी कम है, तो पानी गर्म जल्दी हो जाएगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा आसानी से। तो एक सिचुएशन ये बनी, पानी गर्म हुआ, और पानी गर्म होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, और उसके चारों तरफ अगर हाई प्रेशर की बेल्ट्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा सब कहीं लो प्रेशर हो जाए, पूरा का पूरा पानी एक जैसा नहीं गर्म हो सकता। किसी एक जगह पे किसी विशेष कारण से पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो वही बन गया सेंटर, वही लो प्रेशर हो गया। उसको कहते हैं चक्रवात की आई, आँख, बीच का भाग उसको आँख कहा जाता है। तो यहाँ ये पहली कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे कोरियालिस फोर्स का होना ज़रूरी है। अगर कोरियालिस फोर्स नहीं है तो चक्रवात नहीं बन सकता है, क्योंकि चक्रवात बनने के लिए हवाओं का गोल घूमना ज़रूरी है, और हवाएं गोल तभी घूमेंगी जब वो अपने मार्ग से मुड़ेंगी, और मार्ग से मुड़ने के लिए कोरियालिस फोर्स का होना ज़रूरी है। कोरियालिस फोर्स कैसे बनता है? जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो सबसे कम यानी 0 कोरियालिस फोर्स विषुवत रेखा पे होता है, इसीलिए विषुवत रेखा पे चक्रवात नहीं बनते हैं, उसके आसपास बनते हैं। तो एक पॉइंट ये बनता है आपका कि कोरियालिस फोर्स होना ज़रूरी है, कोरियालिस बल होना आवश्यक है, आवश्यक है। इस फोर्स की वजह से जो पवनें होती हैं, जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, तो जब पवन, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और कोई विंड अगर यहाँ
यहाँ से यहाँ विषुवत रेखा की तरफ जाना चाहती है तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वो अपने मार्ग से विचलित होकर के थोड़ा मुड़ जाती है। अगर इधर से आ रही है तो जाना इसको यहाँ चाहिए, लेकिन पहुँचती वो यहाँ है। तो इस कोरियालिस फोर्स की वजह से अलग अलग गोलार्ध में पवनें मुड़ जाती हैं और मुड़ने की वजह से ही वो गोल घूम जाती हैं, जिससे चक्रवात बनता है। तो कोरियालिस फोर्स होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हो गया, यहीं पे आप लिखें कि 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर जो है कोरियालिस फोर्स होता नहीं है। विषुवत रेखा पर यह बल शून्य होता है, शून्य होता है, अतः चक्रवात नहीं बनते, चक्रवात नहीं बनते। बाकी हमने आपको बताया है कि कहाँ बनते हैं। ये बनते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, और फिर ये कहाँ तक बनेंगे, 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ के मध्य बनते हैं। तो ये दो सिचुएशंस आपने जानी। टेम्परेचर इतना होना चाहिए, जलीय क्षेत्र होना चाहिए और कोरियालिस बल का होना आवश्यक है। यही इसके लिए आवश्यक दशाएं हैं कि चक्रवात बन सकता है। अब एक चीज़ और है, चक्रवात के लिए जो है वायु का गर्म एवं आर्द्र होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। देखो टेम्परेट जो साइक्लोन होता है उसमें वेट एयर चाहिए, नमी, जलवाष्प वाली हवा चाहिए। अगर हवा में जलवाष्प होती है तो आपको पता है कि जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। पानी कभी भी गर्म होता है तो पानी के अणु जो हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल में चले जाते हैं, इसको वाष्पन कहा जाता है। तो वायुमंडल में वो पानी के अणु क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी उस अणु में रहती है, और जब तक वो एनर्जी उस जल के अणु में रहेगी तब तक वो वायुमंडल में उसी ऊर्जा के साथ तैरता रहेगा। उस ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। यही लेटेंट हीट इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ईंधन है, ऊर्जा है। यानी इसको आप एक स्टीम इंजन समझ लीजिए, जो कि जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा से चलता है। इसी की वजह से पवनें घूमती हुई ऊपर की तरफ उठती हैं, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र वायु की वजह से। अगर ये आर्द्रता नहीं हो, ये वेट एयर ना हो, तो ये इंजन को जो मिलने वाली ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी और चक्रवात रुक जाएगा। इसीलिए ये जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, क्योंकि जलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वाष्पन होता है और वायु में नमी पाई जाती है। जब ये चक्रवात चलते चलते धरातल पे पहुंच जाता है, यानी इंडिया में आ गया अगर, तो अब धरातल पे इसको नमी मिलना बंद हो जाती है, यानी वाष्पन वहाँ कम हो रहा है। इसीलिए चक्रवात की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और 100-200 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद में चक्रवात को स्टीम मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न बनता है कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है और फिर इंडिया में आता है, 100-200 किलोमीटर तक वो विनाश करता है, वर्षा करता है, जो भी है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, वो थम जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक कंडीशंस हैं वो धरातल पे फुलफिल नहीं हो पाती हैं ये सभी, और वो रुक जाता है। किसी भी इंजन को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में वो गर्म एवं आर्द्र वायु है, टेम्परेचर है, जो कि उसे पानी पे मिलता है। बंगाल की खाड़ी आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, वहाँ पे मिलता है, और जैसे ही वो ज़मीन पे पहुँचता है तो 100-200 किलोमीटर में ही वो ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और वो रुक जाता है। तो ये होती हैं इसके लिए आवश्यक दशाएं। चलिए क्रियाविधि देखते हैं कैसे और कहाँ पर बनेगा। देखिए, अब मान लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी को ही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको लिखना है, और बिल्कुल इसी तरीके से हर जगह पे बनेगा। आप चाहे जहाँ का एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत के भूगोल में आपको इंडिया का समझना है तो हम बंगाल की खाड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इसको समझते हुए चलें। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि लो प्रेशर बनेगा कहाँ, किस महीने में, किस क्षेत्र में लो प्रेशर बन सकता है। देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, यानी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा पे सन कब वर्टिकल होता है? देखिए, विषुवत रेखा पे जो सूरज है वो आपका मार्च के महीने में होता है और सितंबर के महीने में होता है। मार्च के महीने में विषुवत रेखा पे सूरज होता है, इसीलिए विषुवत रेखा के क्षेत्र में सबसे कम टेम्परेचर, सबसे अधिक टेम्परेचर होगा और सबसे कम दाब होगा। और विषुवत रेखा के पास की हवा जो है वो उठ करके ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनता है, वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? विषुवत रेखा के क्षेत्र में कौन सी वर्षा होगी? संवहनी वर्षा होगी। कन्वेक्शनल रेन हमने आपको बताया था। अपने आप यहाँ की जो नम वायु है, आर्द्र वायु है, ह्यूमिड एयर है, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पे कंडेंसेशन होगा और वर्षा होगी। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। अफ्रीका के तमाम देश हैं, ब्राज़ील वगैरह है, यहाँ पे आपको दोपहर के बाद में, दोपहर तक टेम्परेचर बढ़ता है, खूब सारा समुद्र से पानी वाष्पित होता है और दोपहर के बाद में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए वो सारा पानी वहीं बरस जाता है। इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार बन पाए जाते हैं। आप देखिए कांगो बेसिन में या आप देखिए ब्राज़ील में सब बहुत सघन वन है, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, सदाबहार बन पाए जाते हैं। लेकिन चक्रवात नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, इसीलिए पवनें करंट के रूप में ऊपर जा सकती हैं लेकिन चक्रीय रूप में नहीं घूम सकती हैं। तो मार्च और सितंबर के महीने में सूरज विषुवत रेखा पे होता है और यहीं पे ITCZ पाया जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि व्यापारिक पवनें यहाँ पर आकर के टकराती हैं। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आएंगी और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आएंगी और 0 डिग्री के आसपास वो आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन भिड़ने से पहले ही कुछ जगह छोड़ करके ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, 5 डिग्री लगभग। बीच की कुछ जगह क्यों छूट जाती है? 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो हवाएं आ तो रही हैं लेकिन वो इतनी गर्म हो जाती हैं कि धीरे धीरे ऊपर उठ जाती हैं टकराने से पहले ही। इसका मतलब है विषुवत रेखा क्षेत्र में पवनें पहुँचती नहीं हैं बिल्कुल लाइन पे, वहाँ पे कुछ शांत क्षेत्र रह जाता है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। डोलड्रम, तो डोलड्रम क्यों बन जाता है? क्योंकि हवाएं टकराने से पहले ही ऊपर उठ जाती हैं। तो ये लगभग 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे तक का शांत क्षेत्र रहता है जहाँ पे हवा का मूवमेंट लगभग बहुत कम रहता है, उसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहा जाता है। अब ये सूरज वर्ष भर तो रहेगा नहीं यहाँ पे। अब सूरज उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो मार्च में यहाँ है तो अप्रैल में और थोड़ा ऊपर आ जाएगा, फिर मई में आएगा और फिर जून में लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा? जून में पहुँच जाएगा कर्क रेखा पे, यानी 23 डिग्री 1/2 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य पहुँच जाएगा। अब ये जो ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वो यहाँ कर्क रेखा के निकट पहुँच जाएगा। अब देखिए, सिर्फ सूरज के होने से ही वहाँ पर लो टेम्परेचर हो मैक्सिमम, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं कि कुछ क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो निम्न ताप उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि अगर हम कर्क रेखा का एग्जाम्पल लें तो कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है और इंडिया में राजस्थान में मरुस्थल है और मरुस्थल गर्मियों के महीने में बहुत गर्म हो जाता है। तो कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर, कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर मरुस्थल होने की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो ITCZ लाइन है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कर्क रेखा के सहारे ही हो, वो कहीं पर इस तरीके से उठी हुई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ITCZ होगी, यानी कि लो टेम्परेचर की लाइन ये होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे जो है कुछ और भी कारक हैं जो तापमान को कम कर रहे हैं, गर्मी की वजह से, रेगिस्तान की वजह से। तो जून के महीने में सूरज कर्क रेखा पर है, तो इसका मतलब है इस कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई जलीय क्षेत्र है जहाँ पे तापमान बढ़ता है तो वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो सकता है। तो कर्क रेखा के निकट में अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर,
ये कर्क रेखा के क्षेत्र में ही है आसपास। तो यहाँ पे चक्रवात बनने की संभावना किस महीने में है? मई और जून के महीने में चक्रवात यहाँ पर बन सकते हैं। और अगर कर्क रेखा को और विश्व में देखोगे तो कैरिबियन सागर, जब उत्तरी अमेरिका पहुँचोगे तो कैरिबियन सागर से मैक्सिको की खाड़ी, इन सब जगहों पर जो है कर्क रेखा है, तो सूरज वहाँ भी है। तो इस वजह से वहाँ भी चक्रवात बनते हैं। हरिकेन वगैरह आप सुनते हैं, टार्नेडो सुनते हैं, भारत में साइक्लोन, तो ये सब यहाँ पर हैं। दक्षिण चीन सागर, जापान, फिलीपींस, ये सब क्षेत्र इसी एरिया के आसपास हैं। तो इन सब क्षेत्रों में चक्रवात इन महीनों में बनते हैं। अब देखें, सूरज यहीं तो नहीं रहेगा, अब कर्क रेखा से ऊपर सूरज नहीं जाएगा और वापस होना शुरू होगा। तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ से फिर वापस आया जुलाई, अगस्त और ये आ गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य जो है वो मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। दिसंबर में सूर्य कहाँ पहुंच जाएगा? मकर रेखा पे। और कुछ यहाँ इस तरीके से ITCZ उत्पन्न होगा, यानी व्यापारिक पवनों का टकराव होगा। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ सन यहाँ आ जाएगा। तो अब लो टेम्परेचर इस क्षेत्र में कहीं बनेगा जा कर के यहाँ। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास चक्रवात बनेंगे जा कर के। तो इस तरीके से वर्ष में आप देख रहे हो कि सूरज जो है इस तरह मूवमेंट करता है। दिसंबर के बाद में जनवरी फिर वापस शुरू होगा, और फरवरी, और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरीके से पूरा चलता रहेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई कि आप देखें कि किस प्रकार से सूरज के मूवमेंट की वजह से पृथ्वी पर लो टेम्परेचर की जो लाइनें हैं वो अलग अलग स्थान पर बनती हैं। प्रेशर की भी बेल्ट इसी तरह घटती बढ़ती हैं। सूरज जब दक्षिण में आ जाता है तो ये सब लो प्रेशर इधर बढ़ाता है, जब ये उत्तर में जाता है तो ये सब लो प्रेशर उधर की तरफ बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो दाब की बेल्ट हैं वो भी घटती बढ़ती रहती हैं। जब इंडियन मानसून पढ़ोगे आप तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी कि ITCZ जो है वो लाइन किस तरीके से शिफ्ट होती है कि मार्च सितंबर में ITCZ यहाँ है, यानी कि व्यापारिक पवनों के टकराने का क्षेत्र है ये। जब सूरज यहाँ पहुँच जाएगा तो ये व्यापारिक पवनें जो यहाँ से आ रही थी वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश हो जाती हैं, वही इंडियन में मानसून बन के वर्षा करती हैं जा कर के। उस कॉन्सेप्ट को हम आगे क्लियर करेंगे आपको। आप इस चीज़ को समझ गए सूरज का मूवमेंट कैसे होता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस महीने में किस क्षेत्र में चक्रवात बनने की संभावना सर्वाधिक है। तो इंडिया में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, कैरिबियन सागर में, फिलीपींस में, जापान के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में ये 23.5 डिग्री के आसपास का जो एरिया है ये मई और जून के महीने में सर्वाधिक गर्म होता है। तो इस महीने में इन क्षेत्रों में चक्रवात बनने की संभावना रहेगी। कौन से चक्रवात? ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब कैसे बनेगा, चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और कैसे ये काम करता है पूरा सिस्टम। अब मैं लिखूंगा नहीं, जो मैं बोलूँगा वो आप नोट्स में पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा उसी तरीके से जैसे मैं बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट आपका यही रहेगा कि जिस क्षेत्र में सूर्य वर्टिकल होता है उस क्षेत्र में, सागरी क्षेत्र में कहीं पर लो प्रेशर उत्पन्न होता है। तो जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, वो लो प्रेशर जहाँ पे उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। तो कहीं हाई प्रेशर की बेल्ट जो है वो आखिरी पॉइंट यहाँ होगा इस तरीके से। और ये वाटर है, कहीं सागरी क्षेत्र है, इधर भी है वाटर, यानी सागरी क्षेत्र में जहाँ पे सूर्य वर्टिकल होता है, अगर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, यानी लगभग जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है पानी का और पानी 50 मीटर गहराई तक गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर जिस जगह पर पार्टिकुलर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है उसको चक्रवात की आँख कहा जाता है। ये होता है सेंटर पॉइंट, इसे कहते हैं चक्रवात की आँख। अभी देखेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब इसके चारों तरफ हाई प्रेशर की बेल्ट्स हैं, हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। देखिए अगर यहाँ लो है तो इससे बाहर जब जाओगे तो हाई प्रेशर मिलेगा, और बाहर जाओगे तो सर्वाधिक हाई प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे हमने आपको रिंग्स बताए थे।
तो इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलना शुरू हो जाएंगी। ये पवन चलना शुरू हो जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलना शुरू हो जाएगी। और ये जो हवा है वो किस तरह की हवा होगी? ये गर्म होगी प्लस आर्द्र होगी, यानी कि हॉट भी होगी और ह्यूमिड भी होगी। ये भी जो है गर्म प्लस आर्द्र होगी, ह्यूमिड होगी। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है तो इसमें वाटर वेपर आएगी। गर्म हवा जब पानी के ऊपर गति करेगी तो उसमें नमी आएगी ही आएगी। ये नमी लेकर के हवा लो प्रेशर की तरफ आएगी। और फेरल के नियमानुसार अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हवा घूमना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये सीधे इस तरीके से ना करके ये इस तरीके से हवा घूमती हुई ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हवा ऊपर की तरफ घूमती हुई उठना शुरू हो जाएगी। और सेंटर में एक ये लो प्रेशर का एक सिलेंडर जनरेट रहेगा जिसके चारों तरफ हवा ये चक्री क्रम में घूमती हुई ऊपर उठेगी। और इसी को कहते हैं चक्रवात की आँख। चक्रवात की आँख जो बीच में लो प्रेशर का सेंटर होता है, जो ऊपर की तरफ सिलेंडर की तरह जनरेट रहता है, जिसके चारों तरफ हवा चक्री क्रम में घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज, अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर दक्षिण गोलार्ध में है तो क्लॉकवाइज घूमती हुई हवा ऊपर की तरफ उठती है और फैलती जाती है बाहर की तरफ। शुरुआत में सक्रिय होती है, यानी कीप के आकार का होता है, ऊपर चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इस सिलेंडर को जिसमें लो प्रेशर होता है, जहाँ पे पवनें मूवमेंट नहीं करती हैं, यानी कि यहाँ पर पवन स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, पवनें नहीं चलती हैं। जब ये पवनें ऊपर पहुँचेंगी तो कंडेंसेशन होगा, चूँकि आर्द्रता है, इसमें ह्यूमिड है, पानी है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ह्यूमिड एयर का जो एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है उसकी वजह से, यानी ताप पतन जो होती है, टेम्परेचर डाउन होगा ऊपर जाने पे, उसकी वजह से संघनन होगा, यानी यहाँ बादल जनरेट हो जाएंगे। इस तरीके से बादल बनेंगे। लेकिन जो चक्रवात की आई वाला क्षेत्र होता है उसमें बादल नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ तक विंड्स पहुँचती नहीं है। विंड इस पॉइंट पर पहुँचने से पहले ही गोल गोल घूमती हुई ऊपर उठती जाती हैं और बीच में एक पाइप की तरह खाली क्षेत्र रहता है जिसको चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसमें पवन की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, शांत क्षेत्र होता है। इस वजह से इसमें वर्षा भी नहीं होती, वर्षा नहीं होती। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चक्रवात की आँख में न्यूनतम वर्षा होती है, यानी वहाँ पे बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे विंड पहुँचती नहीं है। जब पहुँचती नहीं है तो वहाँ बादल नहीं बनते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो चक्रवात की आँख के चारों तरफ जो होती है वहाँ पे सर्वाधिक होती है और उसके बाद में कम होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ होती है। ये बन गए आपके बादल, संघनन होगा। और बादल कौन से बनेंगे? कुमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो है वो बादल बनेंगे और रेनफॉल होगा, रेनफॉल। सर्वाधिक रेनफॉल चक्रवात की आँख के चारों तरफ होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चक्रवात की आँख के चारों तरफ, और फिर क्रमशः जो है घटता जाता है। ये जो विंड है, जो विंड चल रही है, ये विंड स्पीड कितनी होगी? विंड स्पीड जो है वो 117 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, अधिक। 650 किलोमीटर के दायरे तक भी फैले हो सकते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर के 650-700 किलोमीटर के एरिया में चक्रवात फैले हो सकते हैं। और विंड स्पीड जो है वो 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होती है। 180, 200, 250 इस तरह से होती है। और ऊपर जाने पे कंडेंसेशन होता है जिससे वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा चक्रवात की आँख के चारों तरफ होती है। अब ये जो ऊपर उठती हुई वायु है ये अंतरिक्ष में नहीं चली जाएगी, ये बारिश करने के बाद में ये इस तरीके से दोनों तरफ यानी चारों तरफ जा करके और कहीं पे उतरेगी जा करके हाई प्रेशर
इस तरीके से जा कर के यहाँ उतरेगी। तो ये गर्म होगी हवा, उतरती हुई हवा गर्म होती है, एवं ये शुष्क होगी, गर्म एवं शुष्क हवा उतरती हुई हवा है ये। यहाँ भी इधर गर्म प्लस शुष्क, यानी कि ये बारिश कर चुकी हुई है, ये हवा उतरती है हाई प्रेशर, और फिर से ये इधर की चलती है, समुद्र यहाँ है तो फिर से इसको पानी मिल जाता है और फिर ये गर्म और आर्द्र हो जाती है। ये भी इस तरीके से एक सर्किल चलना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें गर्म एवं आर्द्र वायु चक्री क्रम में घूमते हुए ऊपर उठती है, वर्षा करती है और फिर ये शुष्क होकर के नीचे उतरती है, फिर से समुद्र से वाष्पीकरण से पानी प्राप्त करती है और फिर यही सिस्टम पूरा चलता रहता है। इस तरह चक्रवात चलता रहता है। तो चक्रवात के इस सिस्टम को आप समझ गए कि जिस स्थान पे लो प्रेशर जनरेट होता है, अगर वो सागरीय क्षेत्र है तो उसके बाहर हाई प्रेशर के क्षेत्र होते हैं, जहाँ से पवन लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। सागरीय क्षेत्र होने की वजह से उसमें आर्द्रता होती है और ये गर्म एवं आर्द्र वायु लो प्रेशर पॉइंट के चारों तरफ चक्रीय क्रम में घूमने लगती है और घूमती हुई ऊपर उठती है। इसके लिए एनर्जी मिलती है इस आर्द्र वायु की लेटेंट हीट की वजह से, और ये ऊपर उठती हुई वायु जो है वो ठंडी होती है। ठंडी होने से बादल बनते हैं, कुमुलोनिम्बस बादल बनते हैं जो रेन करते हैं। लो प्रेशर सिलेंडर यानी जो चक्रवात की आँख होती है, वहाँ पर विंड स्पीड नगण्य होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ तक पवनें पहुँचने से पहले ही ऊपर चली जाती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में ना तो बादल बनते हैं और ना ही वर्षा होती है चक्रवात की आँख में। लेकिन चक्रवात की आँख के जस्ट बाहर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड और बादल यहीं पर बनते हैं, और फिर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं आँख से दूर, वैसे वैसे बादल और वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये ऊपर वायु ठंडी होकर वर्षा करने के बाद में पुनः हाई प्रेशर क्षेत्र में उतरती है, जा कर के जहाँ पे उतरती है वहाँ हाई प्रेशर बनता है और फिर से ये लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, और अगर जलीय क्षेत्र में है तो फिर से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जिससे फिर से इसे एनर्जी मिलती है और पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अब आगे लिखेंगे आप कि चक्रवात इस तरह घूमते हुए सागरीय क्षेत्र से पूरब से पश्चिम दिशा में बढ़ना शुरू करता है, यानी कि यह पूरब से पश्चिम दिशा में बढ़ता है और उत्तर की तरफ मुड़ता जाता है। इस तरीके से इसके चलने की दिशा जो है वो पश्चिम उत्तर हो जाती है। पश्चिम उत्तर दिशा में चलता हुआ यदि कोई आगे कॉन्टिनेंट पड़ता है, महाद्वीप पड़ता है, तो उसके पूर्वी तट पर वो टकराता है। जैसे कि इंडिया में बंगाल खाड़ी से अगर चक्रवात चलेगा तो वो पूर्वी तट पे टकराएगा। टकराने के बाद में ये धरातली क्षेत्र में 100 से 200 किलोमीटर अंदर तक ही प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें यह गर्म एवं आर्द्र वायु मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। इस वजह से चक्रवात के इस सिस्टम को चलाने के लिए जो लेटेंट हीट है, जो एनर्जी है, वो मिलना समाप्त हो जाती है, जिस वजह से धरातल पर पहुँचने के बाद चक्रवात जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 100 से 200 किलोमीटर तक अंदर तक जितनी चक्रवात की शक्ति है उस हिसाब से अंदर तक जाने पर ये भारी तबाही मचाते हैं, वर्षा करते हैं, और इस वजह से नुकसान के साथ भी इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, ताकि किसानों को कृषि के लिए जल भी मिल पाता है। और नुकसान भी होता है क्योंकि इसमें विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारी तबाही भी होती है। पूर्वी तट पे टकराते हैं, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में ही करते हैं, और पश्चिमी तटों तक पहुंचने से पहले ही चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तटों के सहारे मरुस्थल डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। अब देखिए, भारत के कंटेस्ट में अगर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में चूँकि सकरा सागर है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा चक्रवात वहाँ पे बनते हैं, और अरब सागर में चक्रवात कम बन पाते हैं। हालांकि बनते हैं लेकिन कम बन पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ा और फैला हुआ सागर है, टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ पाता है, फिर भी वहाँ पर भी बनते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों को प्रभावित करते हैं, और अरब सागर वाले भी जो है वो इंडिया को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो फंक्शन करता है। अब अलग अलग
क्षेत्रों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें भी कुछ आप नाम नोट कर लीजिए। चक्रवात के नाम, चक्रवातों के नाम। देखो पहले अलग अलग क्षेत्र में चक्रवात को क्या कहते हैं इसको आप जानें। जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवात ही कहा जाता है। चक्रवात यानी भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इन सब देशों में जो हिंद महासागर से लगे हुए देश हैं, इन जगहों पर चक्रवात को क्या कहा जाता है? चक्रवात यानी साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन नाम जो है ब्रिटिशर्स ने दिया, तो इन सब क्षेत्र में साइक्लोन ही कहा जाता है। अगर हम बात करें कैरिबियन सागर यानी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, कैरिबियन सागर, सागर का नाम इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये सागरी क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। आप इसको उत्तरी अमेरिका कह सकते हो, यूएसए कह सकते हो, अलग अलग नामों से आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिको में क्या कहते हैं, तो मैक्सिको का मतलब है कि वही कैरिबियन सागर के क्षेत्र में। यूएसए में क्या कहते हैं या उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इन्हें हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन, चक्रवात को वहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। दक्षिणी चीन सागर यानी चीन में इसे क्या कहते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं टाइफून। टाइफून। वहीं पास में ही जापान में इसे टाइफू कहते हैं, टाइफू। और आसपास वहीं पर क्षेत्र में फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस, फिलीपींस में इसे कहा जाता है वैगू या थेल्मा, दो नाम हैं, अलग अलग मौसम में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैगू और थेल्मा। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। चक्रवात को वो लोग क्या कहते हैं? विली विली। सब वही ट्रॉपिकल साइक्लोन ही हैं, सभी यही साइक्लोन हैं, सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यूएसए में से टार्नेडो भी कहते हैं। एक्चुअल में टार्नेडो जो होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विनाशकारी भी होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। और एक चीज़ और भी आपको जाननी है कि इसमें ये महाद्वीप पे भी उत्पन्न होता है। बाकी जितने भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं ये सागरी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन टॉर्नेडो जो होता है, टॉर्नेडो वो जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में चलता है। यानी ये काफ़ी विनाशकारी है, काफ़ी शक्तिशाली है और सकरा होता है, कीप के आकार का। इस तरीके से आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, इस तरह से पतला होता है और ऊपर की तरफ चौड़ा होता है। इस तरीके से टार्नेडो होता है। तो ये टार्नेडो जो है वो यूएसए में इसे टार्नेडो कहा जाता है, स्पेशली यूएसए में ही। अब इसके साथ साथ WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चक्रवात के नाम रखता है। जब भी कोई चक्रवात आता है, ये तो देखिए कॉमन नेम है कि क्षेत्र में चक्रवात को कहते क्या हैं। जापान वाले क्या कहते हैं, इंडिया वाले क्या कहते हैं, म्यांमार वाले क्या कहते हैं। तो अब चक्रवात का कुछ नाम भी रखा जाता है। जब चक्रवात आता है तो वो नाम उसी पार्टिकुलर चक्रवात का होता है। तो उसके लिए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो चक्रवात का नाम रखता है। मान लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात उठ रहा है, तो उस चक्रवात को कहेंगे तो चक्रवात ही हिंद महासागर में है, लेकिन उसका एक पार्टिकुलर उसी चक्रवात का नाम भी रखा जाता है, वो WMO करता है। WMO क्या करता है, प्रभावित होने वाले देशों से ऑलरेडी ही नाम के सजेशंस लेकर के रख लेता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से जितने देश प्रभावित हो सकते हैं या होते हैं, उन्हीं देशों से वो कुछ नाम के सजेशंस लेके रखता है अपने पास। वो नाम जो है वो महिला और पुरुष के नामों के आधार पे होते हैं, यानी मेल और फीमेल नेम्स होते हैं, और क्रम अनुसार वो आने वाले चक्रवातों के नाम जो है वो रखता है। जैसे कि बहुत से नाम आपने सुने होंगे कि हुदहुद चक्रवात आ रहा है, भोला चक्रवात आ रहा है, या और भी है नीलोफर है। तो ये नीलोफर, हुदहुद, भोला, ये सब नाम जो होते हैं वो WMO के द्वारा रखे जाते हैं और ये नाम का सुझाव देते हैं संबंधित देश।
तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर भी होता है इनका। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम टेम्परेट साइक्लोन के विषय में बात करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।